Welcome all the viewers to this channel and especially this lecture लैंड लॉ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। आप सभी श्रोतागण अब तक के बहुत सारे प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो देख चुके हैं और आप लोगों के प्रश्नों का मैं बराबर उत्तर दे रहा हूं। उसी कड़ी में आज का ये लेक्चर है। इधर फिर भी पिछले लेक्चर के बाद बहुत सारे आप लोगों का प्रश्न आ गया है। ये जानकर हमको खुशी हुई कि आप लोग निरंतर प्रश्न करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी आप लोग प्रयत्न कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों और परिवार के लोगों को इस चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि और भी ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइबर के साथ साथ आप चैनल से जुड़े हुए हैं और बराबर सभी लेक्चर सुन रहे हैं और लेक्चर सुन करके आपके मन में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न भी कर रहे हैं और हम उत्तर भी दे रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम अभी निरंतर चलते रहेगा। बीच बीच में आप लोग के द्वारा कुछ फरमाइश किया गया कि इस बिंदु पर भी बनाया जाए, वीडियो बनाया जाए या लेक्चर दिया जाए। तो जब भी ऐसा मौका आया है मैंने लेक्चर दिया है, उसको कह सकते हैं लेक्चर ऑन डिमांड। तो जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जैसे म्यूटेशन के लिए दिया था, सर्वे के लिए दिया था, बकास्ट के लिए दिया था, ये सब अभी जितना भी प्रश्न आता है उसमें म्यूटेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए फिर से हम बराबर हर बार लेक्चर शुरू करने के पहले हम आप लोगों को सूचित करते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जब कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो प्रश्न पूछने के पहले एक बार उसका चिंतन मनन कर लें, तो शायद आधा प्रश्न का जो उत्तर आपको मिल जाए या प्रश्न ही हल हो जाए। और अगर चिंतन मनन करते हैं वो हल नहीं मिलता है तो उस प्रश्न को आप सटीक रूप में, छोटा रूप में हमसे पूछ सकते हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न लिखने के बजाय छोटा फॉर्म में आप जो बात कहना चाहते हैं 4 लाइन के बजाय 2 लाइन में भी कह सकते हैं। टू दी पॉइंट, पिन पॉइंटेड जिसको कहते हैं, होना चाहिए प्रश्न। बार बार अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं बराबर कह रहा हूँ कि जो आपके मन में प्रश्न है, शायद वो प्रश्न पहले पूछा गया, उसका उत्तर भी उपलब्ध है वीडियो में, तो आप उसको प्रश्नोत्तरी में खोज करके देख भी सकते हैं। और अगर वो प्रश्न किसी खास टॉपिक से है, जैसे आप खतियान से संबंधित पूछ रहे हैं प्रश्न, तो वो सर्वे वाला जितना लेक्चर है 2 3 4 उसका टॉपिक में जाइए, सर्वे वाले सर्वे खतियान में वो आपको मिल जाएगा। अब म्यूटेशन से प्रश्न पूछ रहे हैं तो म्यूटेशन का टॉपिक है, उस पर वीडियो है, म्यूटेशन का 2 या 3 वीडियो है, तो उससे पता चल जाएगा कि म्यूटेशन कब और कैसे होता है, म्यूटेशन किसको कहते हैं। उसी टॉपिक वाला वीडियो में जाइएगा। अब कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक बनाया जाए अंग्रेजी के अलावे उसका हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि सब लोग समझ सके, और आसान भाषा में और धीरे धीरे बात करते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। तो प्रश्न करने के पहले आप जरूर एक बार ये प्रयास करें कि वो प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है कि नहीं है। अगर उपलब्ध है तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक का प्रश्न है, उस पर्टिकुलर टॉपिक या जिस विषय का वो लेक्चर है उस दिन का, उसी विषय वाला लेक्चर को आप खोल करके देखेंगे तो शायद आपके प्रश्न का आंसर। और उसमें अगर कोई लेक्चर है किसी टॉपिक के हिसाब से तो उसमें बहुत डिटेल में है। अब प्रश्न का उत्तर देने समय में उतना डिटेल हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। अब हम आप जितना भी प्रश्न अभी हमारे पास यूट्यूब पर जमा हो गया है उसका हम उत्तर दे रहे हैं 1 बाय 1, एक एक के बाद एक करके दे रहे हैं। हो सकता है प्रश्न पूछने का समय आगे पीछे हो जाए, इसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा। किन्हीं का प्रश्न पहले का भी हो सकता है और उनका जवाब लेट से मिल रहा है, और किन्हीं का हाल का प्रश्न है उनका जवाब पहले मिल रहा है। ऐसा हमने कोशिश नहीं किया है कि उसको डेट वाइज अरेंज किया जाए, और बहुत सा डेट पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो भी अरेंज करके मेरे सामने आया है वो सब करीब 25-30 प्रश्न भी है जिसका हम जवाब देना चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं शिशिर राठौर। ये कहाँ से प्रश्न किए हैं, क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, जो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट डीड है। एक कोई ट्रस्ट है, वो फैमिली ट्रस्ट, ट्रस्ट कई तरह का होता है, तो इनका प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है और वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि जो डीड है वो रजिस्टर्ड नहीं है।
उसका सर्टिफाइड कॉपी नोटरी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और अगर नोटरी दे सकता है तो वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो ये 3-4 प्रश्न मिला हुआ है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं आसानी से। देखिए, डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है, कौन सा दस्तावेज का रजिस्ट्री जरूरी है यानी निबंधन जरूरी है, इसके लिए कानून है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के पढ़ने से पता चलता है कि अगर किसी अचल संपत्ति जिसका कीमत कम से कम 100 रुपया या उससे ऊपर हो, उस संपत्ति के लिए कोई दस्तावेज कोई व्यक्ति लिखता हो जिससे कि उस संपत्ति में राइट, टाइटिल, हक, हकूक, हकीयत, कब्जा, दखल दिया जा रहा हो और हक हकीयत उससे जारी किया जा रहा हो, क्रिएट किया जा रहा हो, हक हकीयत का यानी स्वत्व का सृजन हो रहा हो, टाइटिल क्रिएट हो रहा हो और कब्जा दखल दिया जा रहा हो, या किसी व्यक्ति का कब्जा दखल है तो उसको उससे हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, या उसके राइट टाइटिल को ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि राइट टाइटिल क्रिएट करना या राइट टाइटिल क्रिएट किया हुआ है पहले से है उसको ख़त्म करना, और पोजीशन है तो पोजीशन ख़त्म करना या पोजीशन देना, अगर ऐसा उस दस्तावेज से किया जाता है, वो चाहे नाम उसका जो भी हो, उस दस्तावेज का, ये फॉर्मूला याद रखिए, 100 रुपया का अचल संपत्ति होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना, तो वो सभी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, निबंधन जरूरी है। अगर निबंधन नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट की मान्यता नहीं है, जिस उद्देश्य से डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसकी पूर्ति नहीं होगी, और उसका कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगा विवाद होने पर तो उसको नहीं देखा जाएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एविडेंस में, सबूत में उसको नहीं लेगा। तो पहले ये समझ गए। अब आइए ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट का माने क्या होता है? ट्रस्ट का माने विश्वास करना। हम आपको 1 रुपया दिए कि ठीक है 1 रुपया अभी हमारे पास है, रखिए, 2 दिन के बाद हमको फिर जरूरत पड़ेगा तो मांगेंगे, और जैसे जैसे हमको और जमा होगा तो आपको देंगे रखने के लिए। तो ये हम आपको इंटरेस्ट किया, जहाँ पर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई चीज़ कार्यभार सौंपता है, कुछ देता है, प्रॉपर्टी देता है, कुछ उत्तरदायित्व देता है, वो जो देने की प्रक्रिया है उसी को ट्रस्ट क्रिएट करना हुआ। और वो जिस कागज़ में लिख के दिया जाता है उसी को ट्रस्ट डीड बोलते हैं। तो ट्रस्ट डीड में कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी ही दिया जाए, बिना प्रॉपर्टी दिए हुए भी ट्रस्ट डीड हो सकता है। अगर ट्रस्ट डीड से पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि सपोज कर लिए कि हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है और वो 1 बीघा ज़मीन को हम मंदिर में ट्रस्ट डीड बना के दे रहे हैं कि अब 1 बीघा ज़मीन मंदिर के हम लाभ के लिए दे रहे हैं, इसका उपज से जो भी होगा मंदिर का कार्य खर्चा चलेगा, पूजा पाठ राग भोग होगा, तो ये भी एक ट्रस्ट डीड हुआ, तो उससे डीड का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर और एक किसी को हम ट्रस्टी बना देते हैं, पुजारी को या किसी को। दूसरा है पारिवारिक, फैमिली ट्रस्ट है, कोई प्रॉपर्टी है उसको फैमिली ट्रस्ट में अगर दिया जाता है, वैसे व्यक्ति को जिसका कि पहले से उसमें हक हकीकत नहीं है, टाइटिल क्रिएट होता है, तो भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे अगर कंटेंट्स क्या है डॉक्यूमेंट का, ये ट्रस्ट डीड देखने के बाद सही उत्तर मिलेगा। तो इस पर अगर आप विवेचना कीजिएगा तो ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस ट्रस्ट डीड से क्या संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है कि नहीं, हक हकीयत का हस्तांतरण किया गया है कि नहीं। ये ऐसे ही देखभाल करने के लिए दिया गया है, किसी को उसका अधिकार दिया गया है, सुपुर्द कर दिया गया, देखिए जब ये ज़मीन है मेरा, इसका आप देखभाल कीजिएगा और इसका अच्छा तरह से हिफाजत कीजिएगा, तो ये भी एक तरह का ट्रस्ट डीड हो जाता है। तो उस ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो ये मान के चलिए जिस ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, तो इसका मान हुआ अनरजिस्टर्ड डीड। तो कोई भी सर्टिफाइड कॉपी जो इशू होता है वो किसी न किसी कानून के अंतर्गत सर्टिफाइड कॉपी इशू होता है। वो जो डॉक्यूमेंट होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसका सर्टिफाइड इशू होता है। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जैसे ट्रस्ट डीड है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, अगर ये रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो रजिस्टर्ड होने से वो रजिस्टर पर चढ़ जाता है, तो उसका स्वरूप पब्लिक डॉक्यूमेंट का बन जाता है। तब हम लोग रजिस्ट्री कचहरी से उसका सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं।
तो जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, विल डीड है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब रजिस्टर्ड हो गया तो वो जो रजिस्टर जिस पर चढ़ाया जाता है वो रजिस्टर कानून के तहत मेंटेन होता है, तो वो रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर उसी रजिस्टर से ही नकल मिलता है तो उसको भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट की मान्यता नहीं भी होती है तो कानून के अंतर्गत, रजिस्ट्रेशन एक्ट और रूल्स के अंतर्गत उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसी कार्यालय से मिलती है जहां पर वो निबंधित हुआ है। जिस रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुआ है वहां से उसका सर्टिफाइड कॉपी मिलता है। ये तो हुआ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का। अब रही बात कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी कौन देगा। मेरे पास एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, हमने किसी को एक गिफ्ट डीड लिख दिया, अनरजिस्टर्ड है, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी कौन दे सकता है। तो सर्टिफाइड कॉपी वही दे सकता है, प्रमाणित कर देगा कि ओरिजिनल का ही हूबहू कॉपी है। वो सत्यापित करके जो लिखने वाला व्यक्ति है वो दे सकता है। तो उसको कानून के अंदर तो कोई अधिकार नहीं। जैसे हमने किसी को एक डॉक्यूमेंट लिखा, मान लीजिए ट्रस्ट डीड ही लिखा, प्राइवेट ट्रस्ट डीड हमने बना दिया, हम बाद में एक प्रमाण दे देते हैं कि उसका फोटो कॉपी है जो सही है, सत्य प्रतिलिपि है, तो वो सर्टिफिकेट देने का हमको अधिकार तो नहीं है कानून के अंतर्गत। उसकी मान्यता कोर्ट में हो सकती है अगर ये प्रमाणित हो जाएगा कि हम ही ओरिजिनल लिखने वाले हैं और हम ही ओरिजिनल का ही डुप्लीकेट है जो हूबहू है, सच्ची प्रतिलिपि है, हम ही प्रमाणित कर रहे हैं सर्टिफिकेट दे करके, तो कोर्ट उसको मान सकता है। लेकिन हम कोई ऑथराइज व्यक्ति नहीं है कानून के अंतर्गत कि हम सर्टिफाइड कॉपी जारी कर सके। अब रहा सवाल नोटरी का। नोटरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर नोटरी जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं। नोटरी को ऑथेंटिकेट करने का, एक्सक्यूशन को ऑथेंटिकेट करने का, कोई भी डीड लिखा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है तो उसका ऑथेंटिकेशन करने का, सर्टिफिकेशन का उसको अधिकार है। साथ ही साथ नोटरी को सर्टिफाइड कॉपी इशू करने का अधिकार है। तब नोटरी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट का कर सकता है सर्टिफाइड कॉपी। वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट का कर सकता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट का कर सकता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कर सकता है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कर सकता है। अब कहिए वो कैसे कर सकता है, तो उसका करने का तरीका है नोटरी एक्ट और रूल्स में कि अगर नोटरी के सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई व्यक्ति प्रोड्यूस करता है तो नोटरी उसको देख करके एक प्रमाण देगा कि हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सो एंड सो ट्रस्ट डीड डेटेड सो एंड सो एक्सिक्यूटेड बाय सो एंड सो इन फेवर एंड सो। मान लीजिए आपका ट्रस्ट डीड है, उसमें वो लिखेगा नोटरी कि अमुक व्यक्ति ने, शिशिर राठौर ने एक ट्रस्ट डीड मेरे सामने प्रस्तुत किया जो शिशिर का ही लिखा हुआ है और रवि रंजन के पक्ष में लिखा हुआ है। उस ट्रस्ट डीड का एक प्रतिलिपि, फोटोकॉपी या टंकित प्रतिलिपि भी मेरे सामने प्रस्तुत किया गया। मैंने मूल ट्रस्ट डीड से टंकित प्रतिलिपि या फोटोकॉपी, छाया प्रति जो है उसका मिलान किया और मिलान करने के बाद पाया कि एकदम हूबहू सही है, एग्जैक्टली उसी का ट्रू कॉपी है और उसी का है। इसलिए हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मूल दस्तावेज जो है, मूल ट्रस्ट डीड की ये सच्ची प्रतिलिपि है। ऐसा वो सर्टिफिकेट अगर नोटरी दे देता है अपने सील और मुहर के साथ तो उसको बोलते हैं नोटोरियल एक्ट। नोटोरियल एक्ट का कोर्ट में महत्व है, उसको कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यालय, कोई भी न्यायालय उसकी मान्यता देता है। तो अगर आपका प्राइवेट ट्रस्ट डीड है जिसकी रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है तो उसका अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी लेना है, वैलिड होगा तभी होगा जब नोटरी इस बात को जानता है और ओरिजिनल को देख करके वो सर्टिफाइड करके आपको सील के साथ, अपना दस्तखत के साथ देता है। उसमें कुछ चार्ज भी लगता है सर्टिफाइड कॉपी देने का, उसका नोटोरियल स्टैंप होता है, नोटरी का स्टाम्प अलग होता है। वो स्टाम्प अगर आप दे दीजिएगा, स्टैम्प ड्यूटी और सर्टिफिकेट आपको दे देगा तो वो सर्टिफाइड कॉपी वैलिड है और कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका सवाल हो गया। उसके बाद एक प्रश्न है, अशोक चौबे, ये लिखते हैं @ अशोक चौबे 2775। ये कहाँ से लिखते हैं और क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन एक बात इन्होंने लिखा है। सबसे पहले तो धन्यवाद दिया है मुझको कि आपका लेक्चर बहुत ज्ञानवर्धक है। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अप्रिशिएट किया। दूसरा इन्होंने लिखा है कि कुटुंब पर जानकारी नहीं है।
अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कुटुंब कोई ऐप हो, उस एप्लीकेशन पर बहुत से लोग जानकारी साझा करते हों, मुझे नहीं मालूम है वो कौन सा ऐप है और मुझको भी उसमें जोड़े हुए हैं या नहीं ये भी हमको पता नहीं है। तो ये जानकारी कुटुंब पर है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कुटुंब पर जानकारी नहीं है और ये भी कहते हैं आपको याद करेंगे। अच्छी बात है, जब भी याद करेंगे तो हम आपको आपके लिए तत्पर रहेंगे आपका उत्तर देने के लिए, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद का प्रश्न है अभिषेक प्रसाद, अभिषेक प्रताप, ये लिखते हैं @AS प्रताप सिंह। अभी कहाँ से लिखते हैं ये पता नहीं, लेकिन बाद में नीचे में लिखते हैं रवि कुमार पटना भी लिखते हैं, इसलिए आप खुद समझिए कि आप अभिषेक हैं कि रवि कुमार हैं। हम दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इनका जो प्रश्न है वो हम पढ़ते हैं। एक प्लॉट है जो इनका गोतिया का भी है, दोनों का इसमें था। इनका गोतिया है जो उसका कुछ पोर्शन बेच दिया और रास्ता इनके आरी में सटाकर बना दिया है। अब इनका प्रश्न है कि उसमें इनको रास्ता मिल सकता है कि नहीं, लीगल वे में रास्ता मिल सकता है कि नहीं, या बहुत इसमें कैसे रास्ता कानूनी तरीके से लें। हालांकि बाद में इन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया है कि आपका लेक्चर बहुत नॉलेजेबल होता है, धन्यवाद इसके लिए आपने जो उद्गार व्यक्त किया। तो आपका जो प्रश्न हम यही समझे कि जो प्लॉट आपका और आपका गोतिया का था उसमें से आपका गोतिया ने बेच दिया है और बेच दिया है और रास्ता आरी में सटाकर बना दिया है। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि ये जमीन खेती की जमीन है कि मकान का जमीन है। दूसरी बात, ये जमीन बेचा जिसको, उस व्यक्ति को ऐसा दस्तावेज में लिखा है कि हम उसको रास्ता बना कर दे रहे हैं और रास्ता के साथ बेचा है, या रास्ता के बारे में उसमें जिक्र है कि नहीं। कंटेंट्स देखना जरूरी है। अगर एक ही प्लॉट में कोई नया रास्ता क्रिएट होता है तो वो डिपेंड करता है बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के ऊपर, और प्लस आपका भी कंसेंट लेना जरूरी था अगर रास्ता क्रिएट करता है तो। अब ये विवाद का विषय हो जाएगा। अच्छा है कि आप मिलजुल करके सहूलियत से रास्ता ले लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कानूनी तरीका में तभी जा सकते हैं जब आपका सर्वे का नक्शा दिखाइएगा और अपना डीड का सेल डीड जो आपका है जिसमें कि रास्ता के बारे में जिक्र किया गया है, उस सेल डीड का सही सही कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, अगर रजिस्टर्ड डीड है तो सर्टिफाइड कॉपी, अगर प्राइवेटली लिखा है अनरजिस्टर्ड है तो उसका सही फोटो कॉपी और नक्शा देख करके तभी कोई वकील आपको सही राय दे सकते हैं। अगर मेरे पास वो नक्शा भेजिएगा व्हाट्सएप पर, देखने लायक पढ़ने लायक रहेगा तो हम भी बता सकते हैं। तो किस तरफ अगर प्रश्न में लिख देते कि किस तरफ बेचा है और चौहद्दी में क्या लिखा है, तो उसका पहचान के लिए देखना होगा। जब वो आदमी बेचा है और चौहद्दी में कोई रास्ता नहीं लिखा है और चौहद्दी में अगर आपका नाम लिखा है तो वो रास्ता में आपका भी हक होगा। अगर वो चौहद्दी में लिख दिया है रास्ता जो हम अपने जमीन से छोड़ रहे हैं या रास्ता का जमीन बेच रहे हैं, ऐसा भी होता है। होशियार कातिब अगर लिखता है या कोई वकील से लिखाता है तो मान लीजिए कि 4 कट्ठा का प्लॉट है, 4 कट्ठा में उस आपका गोतिया ने 2 कट्ठा बेचा, पूरब तरफ बेचा तो पश्चिम तरफ 2 कट्ठा आपका बच गया। तो अपना जो 2 कट्ठा वो बेचा उसी में वो लिखेगा पश्चिम तरफ हम 2 फीट 3 फीट रास्ता इसी जमीन में छोड़ रहे हैं, यानी कि रास्ता का जमीन भी वो पैसा ले लिया और जो रास्ता होगा खरीदार अपने इस्तेमाल करेंगे। इससे ऐसा रहेगा तो आपका उसमें नहीं होगा। और चौहद्दी में नाम लिखा रहेगा, उसके बाद निज रास्ता बादहू आपका नाम लिखा रहेगा, तो आपका राइट नहीं होगा। अगर सीधे रास्ता छोड़ दिया और रास्ता के बारे में अंदर में बॉडी में डॉक्यूमेंट के यानी कि सेल डीड के अंदर में वो जिक्र नहीं किया है या न चौहद्दी में उसको इंगित किया है और चौहद्दी में सिर्फ आपका नाम लिख दिया है, तो वो जमीन समझिए रास्ता जो बना हुआ आपके जमीन में है, आप उसको रोक भी सकते हैं कोर्ट से या उसको घेर करके अपने अंदर भी ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के ऊपर, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और समझ करके आगे की कार्रवाई कीजिए। अगला प्रश्न है अशोक चौबे का।
अशोक चौबे, ये AK सिंह 1991 लिखते हैं। अब वही अशोक चौबे हैं या AK सिंह 1991 अलग हैं। इनका कहना है कि मजरूआ मालिक ठेकेदार खतियान में अंकित है कोई जमीन, 1983 में इन्होंने परचेज किया है और रसीद इसका अप टू डेट कट रहा है, रजिस्टर 2 भी है, और अब चाहते हैं कि उस ज़मीन को हम बेच दें। तो बेच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बेच सकते हैं, आपका ये चीज़ है, पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। गैर मजरूआ मालिक और ठेकेदार इस पर बहुत बार बता चुके हैं। खतियान कब बना ये भी नहीं लिखे हैं, CS से RS भी नहीं लिखे हैं, खैर कोई बात नहीं। गैर मजरूआ मालिक वो ठेकेदार जो लिखा हुआ है वो RS में नहीं रहता है, वो आपका गैर मजरूआ मालिक वो ठेकेदार CS का ही होगा। तो 100 साल पहले का खतियान बना हुआ है, आप 83 में खरीद लिए, जिस आदमी का नाम से खरीदे हैं उस आदमी को कैसे मिला? वो जमीन तो जमींदार का था, खेती की जमीन नहीं थी। गैर मजरूआ का माने समझ गए, खेती की जमीन नहीं थी। अब मालिक था जमींदार, अब मालिक ने जिसको पट्टा दे दिया ठेकेदार, तो वो भी जमींदार हो गया। तो उससे खरीदे या उसके बाल बच्चा से खरीदे तो उसमें जरूर सेल डीड में उसने लिखा होगा कि खतियान में मेरे पिता या दादा के नाम से था, अब मेरा कब्जा दखल चला रहा है, हम इनको बेच रहे हैं। तो अगर वो ठेकेदार मालिक जिसके परिवार का ये जमीन था उसी के बाल बच्चा से आप खरीदे हैं, और खरीदने के बाद आपका म्यूटेशन हो गया और रसीद कट गया, तो अच्छी बात है, तब आपका ये रैयती हो गया, पक्का हो गया, और आपका बिक्री भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है @प्रेम पंत लिखते हैं, प्रेम पंख या पंत क्या लिखते हैं, इंडियन एयरफोर्स में है, कहीं पर गुजरात में पोस्टेड है। ये बराबर पूछते रहते हैं कुछ न कुछ, और लगता है इनका प्रॉब्लम जटिल है। इनका प्रश्न है कि इन्होंने एक ज़मीन खरीदा और उसका म्यूटेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया, तो म्यूटेशन में स्टेटस जो बताता है ऑनलाइन, सर्वे खतियान में बकास लिखा हुआ है। अब इसी पर ही गाइडेंस चाहते हैं और कहाँ किससे मिले। तो देखिए प्रेम प्रकाश जी, आप तो फौजी आदमी हैं, आप शायद हम आपको बताए थे, एक वकील साहब का नाम आपका इस्लामपुर के आसपास का कहीं रहने वाले थे, आपसे बात हुई थी या व्हाट्सएप पर। अगर आप वही व्यक्ति हैं तो ठीक है, अगर आप दूसरे व्यक्ति हैं तो आप सुन लीजिए कि खतियान का जो आपने ज़मीन खरीदा है, वो रैयती ज़मीन अगर आपने खरीदा है जिस रैयत का नाम से था, तो वो रैयत का पहले से ज़रूर नाम चढ़ा हुआ होगा, तभी म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन में आपका म्यूटेशन हो जाएगा। बकास ज़मीन था, वो जब रैयती हो गया तभी उसका रजिस्ट्री हुआ होगा। अब उसने बकास ज़मीन को खरीदा तो जो रैयत है उससे आप खरीदा, उस रैयत का अगर म्यूटेशन होल था तो आपका भी म्यूटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटस में बकास लिखे रहने से कोई हर्ज नहीं है, उससे आपको घबराने की बात नहीं। अब जहाँ तक बात करने की बात है, आपको अगर ऑर्डर नहीं हो रहा है तब अंचल अधिकारी को आप ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में रहता है, आप भेज करके रिमाइंडर दे सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो गया तो उसका एक वेबसाइट है परिमार्जन, उसमें भी आप खुद सुधार कर सकते हैं। अगर उससे नहीं संभव हो गया तो आप जा करके अंचल कार्यालय में जब कभी जाइएगा तो आप मिल लीजिएगा, आप बताइएगा। अगर आप नहीं जा सकते तो आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में कोई दोस्त वगैरह हो, उनको कहिए जाके ऑफिस में मिल करके कर्मचारी से और अंचल अधिकारी से पता करेंगे। अगर उनसे नहीं बनता है तब वहाँ पर स्थानीय किसी अधिवक्ता से मिल के आगे की कार्रवाई करेंगे। पहला शर्त है कि बकास ज़मीन जो था, बकास के बारे में लेक्चर में आप सुने होंगे पहले, बकास ज़मीन जमींदार का होता था, तो जमींदारी उन्मूलन के समय वो जमींदार का ही था कि नहीं था? अगर जमींदार का ही था जमींदारी उन्मूलन के समय, तो जमींदार का रैयती हो गया। तो जमींदार ने उसका लगान निर्धारण करवाया कि नहीं करवाया? अगर जमींदार लगान निर्धारण करवाया तो जिसका रजिस्टर 2 में नाम था उससे या उसके वारिस से आप खरीदे हैं तो आपका म्यूटेशन आसानी से हो जाएगा। अगर जमींदार ने लगान निर्धारण नहीं करवाया, अभी तक लगान निर्धारण नहीं हुआ है, तो आपका म्यूटेशन का पिटीशन ही गलत है। आपको लगान निर्धारण का पिटीशन देना चाहिए था कि बकास जमीन था और अमुक जमींदार का बकास था, और
अमुक जमींदार ने इस जमीन को जमींदारी जाने के बाद अमुक व्यक्ति को बेचा था या उसके वारिस ने बेचा था, लेकिन वो व्यक्ति अपना लगान निर्धारण नहीं कराया, या जमींदार ने भी जमींदारी उन्मूलन के बाद उसका लगान निर्धारण नहीं कराया। अब चूंकि हम उस जमीन को खरीद चुके हैं, इसलिए मेरे नाम से लगान निर्धारण कर दिया जाए, ऐसा आप आवेदन देंगे। इसके लिए आप स्थानीय अधिवक्ता से मिल सकते हैं या जो कर्मचारी है उससे मिलिएगा, वो भी आपको बता देगा। तो आप वैसा दीजिएगा दरखास्त। उसके बाद का प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद, ये लिखते हैं @ ऑफ वीरेंद्र प्रसाद 5896। ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, ये भी नहीं, ये शायद इनका मेल एड्रेस होगा, यूट्यूब पर यही उपलब्ध है, @ ऑफ वीरेंद्र प्रसाद 5896। इनका प्रश्न है कि रजिस्टर्ड सेल डीड से ये अपनी माँ के नाम से 1959 में जमीन खरीदे हैं। अब उसका आगे जो प्रश्न लिखते हैं वो कन्फ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है। कन्वर्सन एक वर्ड लिख दिया है, रिफ्यूजिंग कन्वर्सन, और लिख दिया है कि मुटेशन इनका रिफ्यूज हो रहा है, नहीं मुटेशन कर रहा है। तो कन्वर्सन का माने आप समझते हैं जो लिखे हैं। अगर आप जमीन खरीदे, खेती का जमीन, और उसमें आप बना रहे हैं मार्केट, उसमें बना रहे हैं आप फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना रहे हैं, या मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो वो नया कानून जो बना है, खेती की जमीन में अगर उसका उपयोग आप नन खेती के लिए, खेती के अलावे दूसरे पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो उसका बोलते हैं चेंज ऑफ यूजर ऑफ लैंड। जमीन की उपयोगिता आप दूसरी कर रहे हैं, उसके लिए वो जमीन है, वो खेती के लिए जमीन है, तो अगर आप उसका उपयोग दूसरे काम के लिए करेंगे तो उसके लिए सक्षम पदाधिकारी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन लेने के लिए कुछ चार्ज लगता है, वो चार्ज देना पड़ेगा। तो जब तक वो आप चार्ज नहीं दीजिएगा तो आपका कन्वर्सन के लिए आपका परमिशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका कन्वर्सन पहले हो गया हो, तब म्यूटेशन आप करा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले म्यूटेशन हो गया होगा तो बाद में भी कन्वर्सन हो सकता है, लेकिन कन्वर्सन नहीं हुआ है, इसके कारण आपका म्यूटेशन नहीं रुक सकता है। अगर आपका ज़मीन सही है, रैयती ज़मीन है, रजिस्टर्ड डीड से खरीदे हैं, और जो विक्रेता था उसके नाम से पहले से रसीद कट रहा है, तो उसी के नाम पर म्यूटेशन होता है। आपको पहले म्यूटेशन वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि एक व्यक्ति का नाम पहले से है, उसको हटा के दूसरे व्यक्ति का नाम उसमें जोड़ा जाता है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। दाखिल, खारिज या नामांतरण, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको समझ लीजिए, अपने जाकर के स्वयं इसको समझिए, देखिए कि आपका कन्वर्सन का क्या मैटर है, या फिर पुनः आप क्लियर प्रश्न पूछिएगा तो उस पर हम बता देंगे। उसके बाद का प्रश्न है जयनंदन यादव, ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, इन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया है, गुड विशेष फॉर हेल्थ, आपको इसके लिए धन्यवाद। उसी प्रकार से एक और है प्रश्नकर्ता @ ऑफ रवि श्रीवास्तव, ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं है। इन्होंने भी उसी तरह का उद्गार व्यक्त किया है मेरे प्रति। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे स्वास्थ्य की अच्छे के लिए कामना किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की कामना और दुआ से और इच्छा से हम स्वस्थ भी हैं, और आज आपके सामने स्वस्थ रूप से लेक्चर दे रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का ये सही श्रद्धा और दुआ बना रहे, और आगे भी आप लोग का प्रश्न का हम हल करते रहेंगे। उसके बाद का प्रश्न है शिशिर राठौर। शिशिर राठौर जी, इनका फैमिली ट्रस्ट का तो हम जवाब दे ही चुके हैं, ये 2 जगह इनका आ गया था, इसलिए इनका तो जवाब दे चुके हैं। और म्यूटेशन के बारे में फिर दूसरा जगह पूछे हैं कि वो वेदर म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट डीड। हाँ, अब आइए, अब एडिशनल प्रश्न है, ट्रस्ट डीड के बारे में जवाब दे दिया, सर्टिफाइड कॉपी होगा कि नहीं होगा, वैलिड होगा कि नहीं होगा। अब ट्रस्ट डीड पर म्यूटेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ट्रस्ट डीड थे, जमीन का टाइटिल का ट्रांसफर हुआ है, तो एकदम म्यूटेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो नहीं करेगा। उसके बाद का प्रश्न है @ ऑफ AB प्रताप सिंह 96। अब तो ईमेल आईडी ऐसा लगता है, लेकिन नीचे में लिखे हुए हैं रवि कुमार पटना। ये क्या करते हैं रवि कुमार जी, दोनों एक ही आदमी है, 2 आदमी, ये हमको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जहाँ पर
@AB प्रताप सिंह 96 लिखा हुआ, उसी में आगे नीचे रवि कुमार पटना इन्होंने लिखा है प्रश्न के बाद। इनका प्रश्न है कि एक प्लॉट इनका है गोतिया के साथ, अब गोतिया ने पाट बेच दिया है, रास्ता आबाद किया है, आरी में सटा हुआ है। अभी कहते हैं रास्ता आबाद किया है। पहले जो इसी तरह का एक प्रश्न था जिसमें था रास्ता आरी में सटाकर किया है, अब यहाँ रास्ता आबाद किया है। आबाद का मतलब होता है जोतना, ये भी आपका प्रश्न वेग है। आरी में सटा है, क्या मुझे लीगली रास्ता मिल सकता है और निगोशिएशन करें, माने बातचीत से करें। आपको इसका जवाब दे चुके हैं, यहाँ पर आपने कंफ्यूजन कर दिया है। आबाद किया है, रास्ता आबाद किया है का मतलब है कि रास्ता प्रयोग कर रहे हैं, ये कहने का प्रयोजन आपका हो सकता है, अंदाज से हम समझ रहे हैं। रास्ता से आना जाना प्रारंभ कर दिया है, आपने कभी रोक टोक नहीं किया। तो जैसा कि पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि एक चौहद्दी से पता चलता है कि वो आप ही के जमीन में रास्ता खोल दिया है, तो आपको सारा अधिकार है, उसमें आप भी आ जा सकते हैं, नहीं तो रास्ता बंद कर सकते हैं, उसको रोकने का मुकदमा भी कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ दबाव डालिएगा तो हो सकता है कि बाद में दोनों पार्टी मिलजुल करके आप रास्ता का निपटारा आप कर ले सकते हैं। आप बाद में, और इन्होंने लिखा एक अपना उद्गार व्यक्त किया है, लेक्चर नॉलेज, आपका लेक्चर काफ़ी नॉलेजेबल होता है। उद्गार व्यक्त किए हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप प्रश्न 2 बार पूछते हैं तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। आबाद किया है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, आबाद किस सेंस में आप कह रहे हैं। आबाद का जनरली होता है जोत आबाद करने के सेंस में। अगर वो रास्ता ही जमीन तो उसको जोत दिया, या इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि रास्ता छोड़ा हुआ था और रास्ता को ही जोड़ दिया। तो क्लियर प्रश्न पूछिएगा। और आपको बता ही चुके हैं कि डीड का कॉपी और नक्शा लेकर के स्थानीय वकील से मिलिए, या वो वर्ड जो डीड में लिखा हुआ है उस पोर्शन में जहाँ पर चौहद्दी लिखा हुआ है और जहाँ पर विवरण लिखा हुआ है उसका फोटो और नक्शा का फोटो भेजिएगा, तो हम आपको और सटीक जवाब दे सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा आप स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तब तो आकर के पर्सनली आपको मिलना पड़ेगा। उसके बाद का प्रश्न है अशोक चौबे 2775 @अशोक चौबे 2775। इन्होंने धन्यवाद दिया है, धन्यवाद ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। कुटुंब पर जानकारी नहीं है, याद करेंगे, अच्छी बात है, आपको भी धन्यवाद। उसके बाद का प्रश्न है संतोष कुमार मधुबनी से, ये किसान है। ये कहते हैं RS खतियान फाइनल है या नोट फाइनल है, कैसे पता करें। अभी कौन नोट के बारे में बोल रहे हैं, ये सब प्रश्न इसमें बराबर कहते हैं फेक। कहाँ का नोट है, क्या नोट है, किसका लिखा हुआ है नोट, या कौन नोट बोल रहे हैं, करेंसी नोट है, कौन नोट है, कि सर्वे पदाधिकारी का नोट है या ऑर्डर सीट पर नोट है। नोट इज ए वाइड टर्म, बहुत लंबा टर्म है, कई तरह का विस्तार होता है। अब खतियान से नोट का आप तुलना कैसे कर रहे हैं। तो देखिए खतियान फाइनल है कि नहीं ये आपको हम पहचान बताते हैं, RS हो या CS हो। जब खतियान फाइनली पब्लिश्ड हो जाता है तो BT एक्ट, ये सर्वे वाला मेरा लेक्चर सुनिए, उसमें सर्वे वाला लेक्चर में और खतियान कब बनता है कैसे बनता है 2 3 4 लेक्चर है, खोज करके देखिए आपको सही जानकारी हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में बतिया देते हैं। खतियान जब बनता है और फाइनल हो जाता है तो उस पर एक मोहर लगता है सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर का, और मोहर में लिखा रहता है, पढ़िएगा, खतियान फाइनली प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 103 BT एक्ट, और उसका सर्वे सेटलमेंट का दस्खत रहेगा और साल रहेगा, डेट रहेगा। अगर इस मोहर लगा हुआ है, चौकोर मोहर रहता था पहले CS में, आजकल मोहर चौकोर भी रहता है और गोल भी रहता है, नहीं तो रबड़ वाला मोहर रहता है। कोई भी मोहर, मोहर अगर नहीं है और इस सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र की फाइनली पब्लिश्ड है, तो खतियान फाइनल नहीं है। जब खतियान फाइनल नहीं है तो ड्राफ्ट खतियान का कोई वैल्यू नहीं है। अब आगे एक प्रश्न है कि म्यूटेशन जो है RS खतियान से नहीं होता है। फिर आपने एक प्रश्न किया है, हम जो प्रश्न का उत्तर देते हैं उसके गंभीरता को आप लोग ठीक से समझते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। खतियान से म्यूटेशन नहीं होता है, किसी का नहीं होगा म्यूटेशन। खतियान अलग डॉक्यूमेंट है, म्यूटेशन अलग होता है, रजिस्टर 2 में पंजी 2 में होता है, जिसको जमाबंदी कहते हैं। खतियान से आपके पास खतियान अगर है तो आपका नाम खतियान में दर्ज है, इसलिए म्यूटेशन हो जाएगा।
खतियान में नाम दर्ज होने के पहले किसका नाम था ये देखना पड़ेगा, अब आपको कैसे आया ये देखना पड़ेगा। अगर खाता खुल गया है आपके नाम से सर्वे के प्रक्रिया में, जब खाता खुल गया तो उसी के आधार पर आपका सर्वे पदाधिकारी के आदेश के आधार पर आप जमाबंदी क्रिएशन कराइएगा। ये म्यूटेशन का सवाल नहीं, जमाबंदी क्रिएट होगा। दोनों दो चीज़ है, जमाबंदी क्रिएशन और म्यूटेशन दोनों दो चीज़ है। जमाबंदी क्रिएशन का मतलब जिस व्यक्ति का नाम से रजिस्टर्ड टू बन रहा है या जमाबंदी उसका नाम पहले नहीं था और उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का भी नाम नहीं था, या दूसरे व्यक्ति नाम था वो खत्म हो गया या गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो अब नया जमाबंदी बनाना पड़ा। तो ये केस जमाबंदी क्रिएशन का है, नया जमाबंदी खोलने का मामला है। अगर आपके नाम में खतियान नया बना है और अभी तक आपका नाम जमाबंदी नहीं चढ़ा है तो खतियान ले जाके दिखाइएगा कि देखिए सर्वे हो गया, सर्वे में खतियान मेरे नाम बना हुआ है, ये मेरा खतियाना ज़मीन है, इसका जमाबंदी मेरे नाम से कायम कर दिया जाए। तो जमाबंदी आपके नाम से, कर्मचारी को भी पावर है, सीआई को भी पावर है और सीओ को भी पावर है, वो खतियान के आधार पर जमाबंदी खोल सकता है। जमाबंदी के बारे में ही लेक्चर म्यूटेशन के टाइम में बताए थे। जमाबंदी का कई आधार है, कब्जा के आधार पर कर सकता है, रिटर्न जमाबंदी के आधार पर कर सकता है, फील्ड बुझारत के आधार पर कर सकता है, डीड के आधार पर कर सकता है, खतियान के आधार पर कर सकता है, जमाबंदी नया खोल सकता है। आप प्रश्न करते हैं कि जमाबंदी आरएस खतियान के आधार पर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं हुआ किया है तो गलत है, और खतियान सीएस खतियान से होता है। क्यों होता है? अगर ऐसा होता है तो गलत है। क्यों होता है ये पूछिए आप सीओ से या डीसीएलआर से जो ये करता है, ये हमसे नहीं पूछिए, हम कानून बता देंगे। अगर सीएस से कर देता है जमाबंदी क्रिएट और आरएस से नहीं करता है तो गलत है। ये भी बता चुके हैं खतियान का, जहाँ पर बताए हैं लेक्चर में कि जब सीएस खतियान था और सीएस के बाद आरएस की प्रक्रिया हुई, रिविजनल सर्वे शुरू हुआ तो आरएस खतियान बना, तो सीएस खतियान समाप्त हो गया, उन्होंने एग्जिस्टेंस हो गया। अब आरएस खतियान का ही महत्व रहा। सीएस खतियान को सिर्फ इस बात के लिए देखा जा सकता है कि उस समय किनका नाम था, किनका चीज़ था। और जो सर्वे की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाने के बाद में सर्वे पदाधिकारी लोगों ने पाया कि नहीं, अब ये खतियान में इनका नाम दर्ज होना चाहिए, ये व्यक्ति का चीज़ है, ये इसका अधिकारी है, उत्तराधिकारी है, या इसका टाइटल है, हक हकूक कब्जा इस व्यक्ति का है, किसी भी कारण से। तो वो फाइंडिंग सर्वे के प्रक्रिया के दौरान पाया गया और सर्वे के पदाधिकारी ने देखा समझा तब खतियान बना, तो आपका चीज़ हो गया। खतियान बना इसका मतलब ही है कि जिस समय खतियान बना उस समय आपका कब्जा था। अगर आपका कब्जा था, कोई न कोई कब्जा का आधार आपका सही होगा कानूनन, तभी आपको सर्वे वाले ने मान्यता दिया, तो आपका चीज़ हो गया। उसकी आप जो आबाद कर रहे हैं, खेती का जमीन का खतियान बना है तो आप रैयत थे, आपको रैयती हक था, उनको समझ में आया तब आपका रैयती खतियान बन गया। उसके बाद दीपक कुमार मधेपुरा, इन्होंने पूछा है तेरीज खतियान क्या होता है, उसका महत्व क्या है। देखिए, तेरीज खतियान लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, तेरीज अलग चीज़ है, खतियान अलग चीज़ है। लेकिन तेरीज कहते हैं खतियान के अब्स्ट्रैक्ट को, खतियान का निचोड़ रहता है, यानी कोई चीज़ है, जैसे कहते हैं कि नींबू को निचोड़ दीजिए, तो नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, रस निकलेगा, रस के साथ कुछ बिच्चा निकल जाएगा, लेकिन उसका जो कुछ गुद्दा रहेगा और कुछ छिलका रहेगा वो तो रह जाएगा। तो रस और नींबू दोनों दो चीज़ हो गया, लेकिन नींबू का जो लाभ लेना चाहते हैं उसके रस में वो सब चीज़ है, वो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो उसी तरह से खतियान में जितना भी कॉलम बना हुआ है और लिखा हुआ रहता है, जो जो बात लिखा हुआ है उसका निचोड़ रहता है, एब्स्ट्रैक्ट रहता है तेरीज में, वो बाद में बनता है। क्यों बनता है बाद में तेरीज? इसलिए कि उसको मिलाया जाता है कि कहीं कोई न कोई गलती तो किसी चीज़ में नहीं हो गया, अराजी वगैरह में। खतियान पब्लिश होने के पहले उसका कंपैरिजन होता है, फाइनली वो ऑफिस में बैठ के पदाधिकारी लोग करते हैं, तो वो तेरीज बनता है। तो उसमें मुख्य मुख्य बातें उसमें रहती है, उसमें भी रैयत का नाम रहता है, खाता प्लॉट नंबर अराजी रहता है, लेकिन उतना डिटेल नहीं रहता है जितना खतियान में रहता है, उतना सब कॉलम नहीं रहता, कम कॉलम रहता है, इसलिए बोलचाल की भाषा में उसको तेरीज खतियान बोल देते हैं।
तो जो प्रिजम्पशन है करेक्टर्स का कि खतियान सही बना, वो प्रिजम्पशन खतियान के लिए उसमें प्रमाणित रहता है। तेरीज में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर का, लेकिन ये खतियान का मिलान करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए ही तेरीज बनाया जाता है। जब तेरीज बन जाता है तभी खतियान पब्लिश हो जाता है। तो तेरीज एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ खतियान की बातें रहती है। कभी कभी खतियान नहीं मिलता है तो लोग तेरीज नकल निकाल लेते हैं और दिखाते हैं कि खतियान में मेरा नाम है। तो इस बात के लिए कोर्ट में